नमस्कार बच्चों, आज हम नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से अवतरित है। इससे पहले हमने 3 कविताओं का अध्ययन किया काव्य खंड से, तो आज गद्य खंड से जो कहानी है नेताजी का चश्मा उसका अध्ययन करेंगे। तो कहानी पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानते हैं। इस कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश हैं। समकालीन हिंदी कहानी के सशक्त हस्ताक्षर स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन और नौकरी का जो अधिकांश समय था वो राजस्थान में बीता था और सेवानिवृत्ति के पश्चात ये भोपाल में रहे और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज, कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान ये उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें बीच में विनय और ईंधन प्रमुख हैं। अपनी रचनाओं के कारण स्वयं प्रकाश जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में जो भी बुराइयां देखी उन पर लेखनी चलाई है। इनकी रचनाओं का जो मुख्य विषय है वो वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करना है। बस हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना है, क्योंकि समाज में जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर उस समय अनेक भेदभाव व्याप्त थे। तो लेखक ने, कहानीकार ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको जनता के सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है और उनके विरुद्ध आवाज उठाई है। इनकी रचनाओं में इन्होंने सामान्य किस्सागोई शैली का प्रयोग किया है, जिसने इनकी कहानियों को रोचक बनाया है। प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र उभरकर सामने आए हैं, जिसमें एक है कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाकर चश्मा बेचने का काम करता था। दूसरा हालदार साहब जो एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है और तीसरा है पान वाला जो एक कस्बे में पान बेचने का कार्य करता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मुख्य रूप से 2 बातों पर बल दिया है, देश और देशभक्ति। देश की यहाँ लेखक ने विस्तृत परिभाषा दी है। जैसा कि आमतौर पर हम मान लेते हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरा एक निश्चित जो भूभाग है वो देश कहलाता है। अभी तो लेखक ने यहाँ उससे हटकर उसकी विस्तृत परिभाषा देते हुए बताया है कि जो चारों ओर जो भूभाग सीमाओं से घिरा हुआ है वह भाग प्लस उसमें निवास करने वाले लोग, वहाँ बहने वाली नदियां, झरने, पर्वत, वहाँ की वनस्पतियां, इन सब का जो मिश्रित रूप है वो क्या कहलाता है? देश कहलाता है। और इन सब के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना है वो देशभक्ति कहलाती है। तो प्रस्तुत कहानी में भी लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है और इसके माध्यम से पाठकों को यानी देशभक्ति का एक नया संदेश दिया है। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा, लंगड़ा और मरियम सा आदमी था। वह फेरी लगाकर चश्मा बेचने का कार्य करता था। अपाहिज होने के कारण वह सेना में भर्ती नहीं हो पाया था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह जिस कस्बे में रहता था उसी कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया गया था, जो मूर्तिकार बनाना भूल गया था। नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन चश्मे वाले को बहुत आहत करती थी, दुखी करती थी और वह उस पर वास्तविक चश्मा लगाने का कार्य करता था, क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था। तो यानी कैप्टन चश्मे वाले की इस देशभक्ति की भावना को देख करके जो हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे वो उनके प्रति नतमस्तक थे, वो उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते थे, उनकी देशभक्ति के प्रति वो उनके मन में गहरी श्रद्धा थी।
लेकिन कस्बे के जो दूसरे लोग थे, यहाँ तक कि जो पान वाला जो वही चौराहे के पास यानी मूर्ति के पास पान बेचने का काम करता था, उसे कैप्टन चश्मे वाले की ये देशभक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और वह कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, उस पर व्यंग्य करता है। तो पान वाले द्वारा कैप्टन जैसे देशभक्त व्यक्ति पर किया गया व्यंग्य ने इनको हवलदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसके द्वारा किए गए व्यंग्य से दुखी होते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो देश के लिए अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले लोगों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के अवसर ढूंढती है। तो प्रस्तुत कहानी में कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति और जो दूसरे इसमें पात्र आए हैं उनके बारे में विस्तार से दिया हुआ है, जिसका अध्ययन हम कहानी के माध्यम से करेंगे, जो इस प्रकार है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यानी नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने बताया है कि हवलदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे, यानी जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति स्थापित थी, तो वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा छोटा था, बहुत ज्यादा पक्के मकान भी नहीं थे उसमें, कुछ ही मकान पक्के थे और बाजार भी बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन वैसी जो सुविधाएं थी, जो मतलब रोजमर्रा की सुविधाएं होती हैं या बहुत जरूरी जो सुविधाएं होती हैं, वो उस कस्बे में उपलब्ध थी। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल और लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, ओपन एयर से मतलब होता है खुली छत वाले, और एक ठो नगर पालिका भी थी। यानी कस्बा तो बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में क्या क्या था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 बिना छत वाले सिनेमा घर थे और नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी शौचालय बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। यानी कि जब वहां पर नगर पालिका थी तो नगर पालिका के द्वारा कस्बे के विकास के लिए बहुत से काम किए जाते थे। समय समय पर नगर पालिका कुछ न कुछ कस्बे की तरक्की के कार्य करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। और नगर पालिका के द्वारा ही एक और कार्य किया गया कि जो कस्बा था उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का, मूर्ति स्थापित करवाने का कार्य भी किया गया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी नेताजी की जो मूर्ति उस कस्बे के चौराहे पर स्थापित करवाई गई, कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है और उसके भी एक बहुत छोटे हिस्से के बारे में है कि किस तरह मूर्ति बनवाई गई और मूर्ति में कौन सी जो चीज है वो मूर्ति में नहीं बनाई गई, जिसकी कमी रह गई थी। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी नगर पालिका ने मूर्ति बनाने का तो इरादा किया होगा, लेकिन हो सकता है उन्हें देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं हो, या फिर उनका बजट कम हो और अच्छी मूर्ति बनवाने में लागत अधिक लगती हो। तो इसलिए उन्होंने खूब उहापोह यानी विचार विमर्श के पश्चात, खूब असमंजस की स्थिति से गुजरने के बाद क्या निश्चय किया कि भाई जो मूर्ति है वो सरकारी स्कूल के जो ड्राइंग अध्यापक हैं उन्हीं से बनवा ली जाए। बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी स्थानीय कलाकार को, किस कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया होगा वो आगे हम देखते हैं। एक सरकारी स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को यह कार्य
सौंपा गया था। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी कि मास्टर मोतीलाल ने उनको विश्वास दिलाया कि वो मूर्ति को महीने भर में ही बना देंगे। अब उन्होंने जल्दबाजी में मूर्ति बनाई या फिर क्या कारण रहा, उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं बनाया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं। यानी बस्ट किसे कहते हैं कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की जो जगह है वो बस्ट कहलाती है और सुंदर थी। मूर्ति जो संगमरमर की मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी वह सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन का मतलब होता है कम उम्र की। यानी कि जो मूर्ति मास्टर मोतीलाल ने बनाई उस मूर्ति में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो बहुत सुंदर लग रहे थे और कम उम्र के लग रहे थे। फौजी वर्दी में बनाई गई थी उनकी मूर्ति और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। तो जैसे ही नेताजी की मूर्ति देखी जाती तो देखते ही उनके द्वारा दिए गए नारों का स्मरण होने लगता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी इस दृष्टि से जो प्रयास किया गया था, जो कार्य किया गया था नेताजी की मूर्ति बनाने का, वो सफल और सराहनीय था, क्योंकि मूर्ति एकदम सजीव लगती थी। मूर्ति को देखते ही तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे याद आने लगते थे। और नेताजी मूर्ति में लग भी बहुत सुंदर रहे थे, कम उम्र के लग रहे थे और फौजी वर्दी में वो एकदम यानी कि नेताजी की जीवंत प्रतिमा ही लग रही थी। केवल एक चीज की कसर थी, और किस चीज की कमी थी? जो देखते ही खटकती थी। यानी कि नेताजी की मूर्ति देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन एक चीज की कमी जो थी वो देखते ही चुभती थी, कसकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी कि नेताजी की मूर्ति तो सुंदर थी, लेकिन मूर्तिकार ने नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं बनाया था, जिसकी कमी देखते ही खटकती थी, जो देखते ही देखने वालों को चुभती थी। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। चश्मा तो बनाया गया था मूर्ति का, लेकिन वो संगमरमर का चश्मा न बना करके और एक रियल चश्मा नेताजी की मूर्ति को पहनाया गया था। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता था? ये काम मास्टर मोतीलाल ने नहीं किया था, अपितु यह कार्य कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा किया जाता था, जो उसी कस्बे का एक फेरी के द्वारा चश्मा बेचने वाला बूढ़ा और अपाहिज व्यक्ति था। यानी जो चश्मा बेचता था, और चश्मा बेचने के लिए भी उसकी एक निश्चित दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह भी आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने जब नेताजी की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें हंसी आई इस बात पर कि भाई ये भी क्या आइडिया है कि मूर्ति पत्थर की है और इस पर लगाया गया चश्मा वास्तविक है।